बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने फर्स्ट चैप्टर का 7 पार्ट स्टार्ट करना है और पॉसिबल है कि ये सेकंड लास्ट हो और अगला पार्ट हमारा इस चैप्टर का आखिरी हो। लेकिन इसके बाद भी मैं थोड़ा देखूंगी कि अगर कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गया है या कोई क्वेश्चन और बन सकता है तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको करा दूंगी। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह हम अपने टारगेट को देखेंगे। हमारा टारगेट पूरे 10 नंबर है और अगर आप साथ साथ नोट्स बना रहे हैं तो इंशाल्लाह आप इस टारगेट के बहुत करीब हैं। अपनी कॉपी पेंसिल संभाल लें ताकि जो भी सवाल मैं आपको बताऊं वो आप साथ साथ नोट कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वैक्सीनेशन और इनॉकुलेशन। वैक्सीनेशन अब आप सब लोगों ने कराई भी होगी कोरोना के दिनों में, तो उसी हवाले से पूछा गया है कि वैक्सीनेशन या इसका दूसरा नाम है इनॉकुलेशन, ये क्या होती है। डेफिनेशन देखिए। वैक्सीनेशन इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ वैक्सीन टू हेल्प इम्यून सिस्टम टू डेवलप इम्यूनिटी फ्रॉम अ डिजीज। वैक्सीनेशन के प्रोसेस में वैक्सीन लगाई जाती है ताकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो और किसी बीमारी के खिलाफ हमारे अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। अब वैक्सीन या जो इंजेक्शन हमें लगता है उसमें क्या क्या हो सकता है कि contain a microorganism or virus in a weakened live or killed state, कि जिस बीमारी का वो जर्म होगा, जैसे कोरोना वायरस है तो कोरोना के लिए था, डेंगू वायरस है तो डेंगू के लिए होगा। तो जिस चीज़ की भी हमें वैक्सीनेशन करानी है वो स्पेसिफिक जो ऑर्गेनिज्म होगा वो कोई सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है या वायरस हो सकता है, तो उसकी वीकेंड या लाइव है लेकिन बीमारी फैलाने की सलाहियत नहीं रखता, किल स्टेज है या उसकी कोई प्रोटीन है या उसका जो कोई टॉक्सिन है वो लेके बॉडी के अंदर डाला जाता है। लेकिन याद रखिएगा कि ये बहुत ही वीक फॉर्म में होते हैं और इसमें सलाहियत नहीं होती कि ये आपके अंदर बीमारी पैदा करें। इसका मकसद सिर्फ क्या है कि इट स्टिमुलेट द बॉडीज एडेप्टिव इम्यूनिटी। ये हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करता है ताकि उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो, वो अडेप्ट करे इम्यूनिटी को। दे हेल्प प्रिवेंट सिकनेस फ्रॉम एन इन्फेक्शियस डिजीज। जब आप वैक्सीनेशन करा लेते हैं तो किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज से जो कि उस वक्त वबा की शक्ल में मौजूद होगी आप बच सकते हैं। तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनके लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है। इसमें ये बचपन में आप लगवा चुके होंगे, पोलियो की वैक्सीनेशन, व्होपिंग कफ, मीजल, मम्प्स। तो ये तमाम ऐसी बीमारियां हैं कि वैक्सीनेशन के जरिए से इन पे कंट्रोल पाया जा चुका है। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज रेडियोथेरेपी। नाम से ही जाहिर है कि इसमें रेडिएशन इस्तेमाल होती है और थेरेपी में ये ट्रीटमेंट है। रेडियोथेरेपी इज अ ट्रीटमेंट वेयर कैंसर पार्ट इज एक्सपोज टू शॉर्ट वेव रेडिएशंस। ये एक ऐसी ट्रीटमेंट है कि कैंसरस जो पार्ट होगा उसके ऊपर शॉर्ट वेव रेडिएशन डाली जाएगी। शॉर्ट वेव मीन कि जिनकी वेवलेंथ कम हो, और आपने ये पढ़ा होगा अपनी फिजिक्स के किसी भी सबक में कहीं पे भी कि जितनी वेवलेंथ कम होती है रेडिएशंस की तो उनमें एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। तो कैंसरस पार्ट को शॉर्ट वेव रेडिएशन से एक्सपोज कराया जाता है और जो कहाँ से आती है, फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव मटीरियल। और ये रेडियोथेरेपी का जो काम है ये एक दफा नहीं कराना होता बल्कि रिपीटेडली कराना पड़ता है एट रेगुलर इंटरवल्स, जैसे जैसे डॉक्टर बताते जाते हैं। उसका मकसद क्या है कि रेडिएशंस आर यूज्ड टू किल कैंसर सेल। तो इसमें क्या समझ आया कि रेडियोथेरेपी एक ऐसी ट्रीटमेंट है जिसमें कैंसर पार्ट के ऊपर रेडिएशन डाली जाती है और ये रेगुलरली करवाना पड़ेगा, रिपीटेडली करवाना पड़ेगा। और रेडिएशन का मकसद क्या है, ताकि कैंसर सेल को किल किया जा सके। अच्छा, अब इसके डिफरेंट कुछ तरीके बताए गए। आपकी बुक में ये प्रोसीजर्स नहीं थे तो शॉर्ट डेफिनेशन थी, तो इसमें ये कुछ आप प्रोसीजर लिख लेंगे तो इससे आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। 3 तरीकों से रेडियोथेरेपी हो सकती है। एक है एक्सटर्नल रेडियोथेरेपी, कि बाहर से ही किसी मशीन के जरिए से जो रेडिएशन है उसको कैंसर के पार्ट के ऊपर डाला जाए। और एक और तरीका ऐसा होता है कि उसमें जो रेडियो एक्टिव मेटल है उसको आपकी बॉडी के अंदर रखा जाता है, कैंसर के करीब, जहाँ पे कैंसर बना हुआ है उसके कहीं करीब उसको प्लेस किया जाता है ताकि उससे रेडिएशन निकले और कैंसर सेल को ख़त्म किया जा सके। या फिर ये टैबलेट्स की फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड की फॉर्म में हो सकता है, या इंजेक्शन की फॉर्म में भी
जो रेडियो एक्टिव चीज़ें हैं वो बॉडी के अंदर इंसर्ट की जा सकती हैं। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज कीमोथेरेपी। ये सारी थेरेपीज पढ़ रहे हैं हम। पहले रेडिएशन से थेरेपी थी, कैंसर से रिलेटेड, और अब जो है वो कीमोथेरेपी आ रही है। कीमो में केमिकल, मेडिसिन, ड्रग्स। इसकी डेफिनेशन देखें, कीमोथेरेपी इज अ ड्रग ट्रीटमेंट। नाम से चूंकि जाहिर है तो आप आराम से लिख सकते हैं कि एक ड्रग ट्रीटमेंट है दैट यूजेस पावरफुल केमिकल्स टू किल फास्ट ग्रोइंग सेल इन पेशेंट बॉडी। तो इसका मकसद क्या होता है कि पेशेंट की बॉडी के अंदर जो सेल बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, बहुत तेजी से उनमें डिवीजन हो रही है, डिवीजन अनकंट्रोल है, तो उनको किल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि फास्ट ग्रोइंग है, तो फास्ट ग्रोइंग तो हमारी बॉडी में और भी बहुत सारे सेल होते हैं, जैसे हमारे बाल बढ़ते हैं, हमारे नाखून बढ़ते हैं, हमारा ब्लड बनता रहता है, तो ये उनको भी अफेक्ट कर सकता है। ये वैसे नीचे इसके ड्रॉबैक्स में भी आएगा, लेकिन ये चूंकि फास्ट ग्रोइंग का वर्ड इस्तेमाल हुआ है तो ये सिर्फ आप ये ना ध्यान में रखिएगा कि जस्ट कैंसर सेल्स के अंदर ये एबिलिटी है, बल्कि हमारी बॉडी के भी बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं दैट आर फास्ट ग्रोइंग। And chemotherapy is most often used to treat cancer, and since cancer cells grow and multiply much more quickly than most cells in the body, तो कैंसर के लिए इसको तो यूज किया जाएगा। तो बहुत सारी कीमोथेरेपी की ड्रग्स अवेलेबल हैं। कुछ ऐसी मेडिसिन हैं कि सिंगल दी जाती है, कुछ में कुछ कॉम्बिनेशंस की फॉर्म में भी दिया जाता है, और कीमोथेरेपी काफ़ी इफेक्टिव है कैंसर को कंट्रोल करने के लिए। एंड कीमोथेरेपी आल्सो कैरीज अ रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट। बहुत से इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। साइड इफेक्ट्स मैं आपको कुछ थोड़े बहुत बता चुकी हूँ कि जो कि ये फास्ट ग्रोइंग सेल को अफेक्ट करेगा, क्योंकि बॉडी में जो भी फास्ट ग्रोइंग सेल्स होंगे जो उनको भी अफेक्ट करेगा। तो कुछ मेडिसिन ऐसी हैं उनके साइड इफेक्ट जो है वो माइल्ड होंगे, इतने नहीं होंगे, उनको ट्रीट किया जा सकता है, और कुछ केसेस में जो है वो कॉम्प्लिकेशन सीरियस भी हो सकती हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज जीन थेरेपी। ये भी इसी तरह से रिलेटेड है डिसऑर्डर से। जीन थेरेपी में आप देखें कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर में आपको पता है ना, जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाती है, प्रॉपर प्रोटीन नहीं बन रही होती, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो अगर किसी जीन की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रहा है, जीन के अंदर म्यूटेशन की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई जीन डिफेक्टेड हो गई है, खराब हो चुकी है, तो उसको निकाल के उसकी जगह जो है वो नॉर्मल जीन को इंट्रोड्यूस करा के उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो जीन थेरेपी का कुछ इस तरह का एम है। डेफिनेशन देखें, द इंट्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल जीन इनटू सेल in place of missing or defective ones। कोई मिस हो गई है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, कोई पार्ट क्रोमोसोम का वहां से हट गया है, कोई जीन मिस हो गई है, या कोई जीन डिफेक्टिव हो गई है म्यूटेशन की वजह से। तो म्यूटेशन शायद आपने अभी ना पढ़ा, म्यूटेशन का मतलब बच्चे होते हैं कि डीएनए में किसी किस्म की कोई तब्दीली आ जाए, कोई नाइट्रोजनस बेस जो है वो गलत लग गई है, उसके स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आ गया, तो किसी तरीके से भी अगर जीन डिफेक्टिव है तो उसको उसकी जगह जो है नॉर्मल जीन को इंट्रोड्यूस करा दिया जाए, तो ये कहलाती है जीन थेरेपी। आगे भी देख लें, इसको आपको मजीद वजाहत हो जाएगी। जीन थेरेपी इज अ टेक्निक दैट यूजेस अ जीन या जीन्स, एक भी हो सकती है, ज्यादा भी आप यूज कर सकते हैं, टू ट्रीट और प्रिवेंट और क्योर अ डिजीज और मेडिकल डिसऑर्डर। एंड ऑफन जीन थेरेपी वर्क बाय एडिंग न्यू कॉपीज ऑफ अ जीन दैट इज ब्रोकन। अगर कोई जीन टूटी हुई है तो नई कॉपी डाल दें, या अगर कोई डिफेक्टिव जीन है तो उसकी जगह जो नॉर्मल जीन है उसको डाल दिया जाए। तो इस तरीके से जो भी वो डिसऑर्डर होगा जेनेटिक, उस पर काबू पा लिया जाएगा। तो अभी आपने बहुत सारे तरीके पढ़े हैं, रेडियोथेरेपी, इसके अलावा कीमोथेरेपी, जीन थेरेपी। तो इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट का क्या मतलब होगा कि किसी भी वबाई बीमारी पे, किसी भी बीमारी पे कंट्रोल पाने के लिए जब हम मुख्तलिफ किस्म के तरीके इस्तेमाल करेंगे तो उसे इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट कहा जाएगा। Integrated disease management is effective control of a particular disorder या particular disastrous disease by using all relevant and appropriate method of disease control। कि कोई तबाहकुन बीमारी है जो कि जिस तरह से अब कोरोना से आप सारे लोग वाकिफ होंगे कि वो एक कंट्री से ओरिजिनेट हुई और फिर पूरी दुनिया में फैल गई, काफी तबाही हुई, काफी लोग उसे मरे। तो इस किस्म की बीमारी पे काबू पाने के लिए जो मुख्तलिफ तरह के
एप्रोप्रिएट जो मेथड होते हैं उन सबको इस्तेमाल करना इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट कहलाएगा। इसमें देखें वैक्सीनेशन भी कराई गई, इसके अलावा जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स भी ली गई, तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल थी। तो इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट में जो कम्युनिटी है, जो आम आवाम होती है, उसको अवेयर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और ये भी आप इसका जो है एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि टेलीविज़न पे हर जगह बार बार कोरोना के बारे में बताया जाता था कि कोरोना जो है वो इस किस्म की खतरनाक बीमारी है, इतने % लोग इसे मर जाते हैं, फैलता कैसे है ये वायरस, आपने कैसे कैसे अपनी हिफाजत करनी है, फिर वैक्सीनेशन के हवाले से। तो कम्युनिटी को भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको प्रॉब्लम की सिविरिटी का बताया जाए, उसकी वजूहत का बताया जाए, फिर उसकी रेमेडीज़ का भी बताया जाए। यहाँ पे मैंने एग्जांपल डेंगू फीवर की लिखी है, तो आप कोरोना की भी लिख सकते हैं। कोई भी जो वबाई बीमारी है वो आप उसकी एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे आज के कंप्लीट हुए। लॉन्ग क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, यानी आपका काम बड़ा आसान हो गया कि वैसे 4 क्वेश्चन इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट में तो हमने पिछलों को ही समराइज किया है, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी वही चीजें पूछी जा रही है। डिस्कस द रोल ऑफ रेडियोथेरेपी, ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरेपी अगेंस्ट डिजीज। और ये मैंने आपकी जो बुक है उसके पेज की पिक यहाँ पे डाल दी है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये ऊपर वाले पैराग्राफ में रेडियोथेरेपी का जिक्र है, कीमोथेरेपी और जीन थेरेपी। तो इसमें बहुत थोड़ा लिखा है क्योंकि अभी मैं आपको डिटेल में तीनों पार्ट्स बता चुकी हूँ, तो आप इसको अरेंज करके वही चीज़ें भी लिख सकते हैं, तो आपका क्वेश्चन अच्छी तरह सॉल्व हो जाएगा। हमेशा की तरह एक दफ़ा फिर आपको कहूँगी कि साथ साथ तैयारी करें। हमने उस कस्टम को ख़त्म करना है कि हमारा कॉलेज का सिलेबस ख़त्म होगा और उसके बाद हम एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, बल्कि एग्ज़ाम की तैयारी आपने साथ साथ करनी है, रिवीजन आपने साथ साथ ही करनी है, तभी आप कामयाब होंगे। अपने नोट्स बनाते रहें, पढ़ते रहें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।